जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करूंगी उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूं। देखिए, हमारे सर्विस पेंशनर्स हो या हमारी फैमिली पेंशनर्स बहनें हो, इनके डॉक्यूमेंट संबंधित एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे सर्विस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो उनके लिए भविष्य में नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो विस्तार से उसके बारे में बात करूंगी और साथ ही में बहुत सारे कमेंट्स मैंने आज के इस वीडियो में शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने 18 महीने के डीएडीआर के एरियर को लेकर जानकारी मांगी है, कम्यूटेशन से जुड़ी हुई जानकारी मांगी है और इसके साथ साथ बहुत सारी जानकारी मांगी गई है। तो आज के इस वीडियो में इसी के लिए हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल से जुड़ने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि यूट्यूब हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता रहे। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूंगी हमारे सर्विस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के डॉक्यूमेंट संबंधित। देखिए, इसके बाद हम कमेंट्स देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सर्विस पेंशनर्स की बात। हमारे सर्विस पेंशनर्स एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उनके पीपीओ में अगर उनकी फैमिली की डिटेल सही नहीं है तो उनको सही करवाना ये हमारे सर्विस पेंशनर्स का काम है। कई सारे केस में हमने ये देखा है कि सर्विस पेंशनर्स की डेथ के बाद जब उनकी फैमिली की पेंशन चालू करवानी होती है तो इस वजह से बहुत समय लग जाता है और इसका खामियाजा, इसकी परेशानी हमारी फैमिली पेंशनर्स जो है वो भुगत रही है। तो एक सर्विस पेंशनर्स को क्या करना है, अपने रहते हुए आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में आपके फैमिली का जो विवरण है ये सही हो, इसकी आपको जरूर से ध्यान लेना है। और साथ ही में अगर किसी सर्विस पेंशनर्स के परिवार में कोई अनमेरिड डॉटर है, कोई विडो डॉटर है, कोई डिवोर्सी डॉटर है, तो उनका जो है पार्ट टू ऑर्डर वगैरह ये जरूर से करवाइएगा ताकि जो सर्विस पेंशनर्स है उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली को पेंशन मिले और उनकी पत्नी के बाद ये पेंशन जो है उनकी लड़की को ट्रांसफर होने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कोई इस तरीके से चाहे अनमेरिड डॉटर के या विडो डॉटर के या डिवोर्सी डॉटर के पेंशन के लिए कार्रवाई करते हैं तो सबसे पहला जो इश्यू आता है ये पार्ट टू ऑर्डर को लेकर भी आता है। तो इस चीज से बचने के लिए हमारे सर्विस पेंशनर्स को अपना पूरा रिकॉर्ड सही रखना बेहद ही जरूरी हो जाता है। और ये मैं हमारे जो एजेड पेंशनर्स है उनके उनके लिए मैं खास कहना चाहती हूँ। और ऐसे भी पेंशनर्स जिन्होंने 2 शादियां की है उनको भी ये सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना बेहद ही जरूरी हो जाता है। फिर अगर कोई ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको ऐसी कुछ परेशानी आ रही है कि आपने रिकॉर्ड में इसको लेकर काफी समय से कार्रवाई कर रखी है और ये सारी कार्रवाई नहीं हो रही है, समय लग रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैं जरूर से मदद करूंगी। इसी के साथ हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर क्या जानकारी उनके लिए मैं अगर कहूं तो देखिए, उनके पास उनका पीपीओ होना चाहिए। फैमिली पेंशनर्स की अगर पेंशन चालू होती है तो उसका एक जो पीपीओ बनकर आता है वो सबके पास होना चाहिए ताकि पेंशन सही आ रही है या नहीं आ रही इसकी उनको जानकारी हो। जब कोई पेंशनर्स हमसे भी अपनी बेसिक संबंधी जानकारी मांगती है, पूछती है, तो हम यही कहते हैं कि मैम पीपीओ शेयर करिए ताकि उसी से पता चलेगा कि पेंशन सही आ रही है नहीं। तो अगर किसी फैमिली पेंशनर्स के पास पीपीओ नहीं है तो वो नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड में जा सकती है। अगर वहां से भी मदद नहीं मिल रही, कोई परेशानी आ रही है तो हमसे संपर्क कर सकती है, मैं जरूर से मदद करूंगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, हमारे पेंशनर्स लिख रहे हैं कि रिटायरमेंट के 2-3 साल के बाद भी कम्यूटेशन अप्लाई कर सकते हैं क्या, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, आप रिटायर होकर आते हैं उसके 1 साल के अंदर अंदर आप कम्यूटेशन के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो मेडिकल वगैरह की आपको झंझट नहीं रहेगी, यानी किसी भी तरीके का मेडिकल नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन आप 1 साल के बाद अगर कम्यूटेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है, लेकिन हाँ, आप कम्यूटेशन के लिए अप्लाई जरूर से कर सकते हैं। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, मैं पीएनबी रक्षक सर्विस अकाउंट
को पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करवाया था, लेकिन अकाउंट चेंज हुआ है या नहीं ये कैसे पता करें? पेंशन रक्षक अकाउंट का कोई कोड है क्या? पासबुक का फर्स्ट पेज प्रिंट करवाने से पता चल चल सकेगा या नहीं? प्लीज आप सजेस्ट करिएगा। देखिए, यहाँ पर 2 कंडीशन है इसको पता करने की। सबसे पहले आपने जैसे कहा कि आप आपकी पासबुक जो है इसका फर्स्ट पेज अगर करवाएँगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्योंकि उसमें लिखा हुआ आएगा। या आप क्या कर सकते हैं, आपकी बैंक ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं। उनके पास एक अलग से कोड वगैरह होगा, वो चेक करके वो आपको बता देंगे कि आपका जो अकाउंट है वो रक्षक प्लस में ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ। देखिए, बहुत सारे पेंशनर्स ये मानकर चल रहे हैं कि अगर आपका अ, इस तरीके से डिफेंस का अकाउंट है यानी पेंशन वगैरह आ रही है आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से, तो आपका अकाउंट जो है, पेंशन अकाउंट जो है वो खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। कोई भी ऐसी बैंक जिनका रक्षा मंत्रालय के साथ एमओयू साइन हुआ है, तो वो अगर उस बैंक में आपका खाता है, तो उसमें जब जाएँगे, आप एप्लीकेशन देंगे, तब ये कन्वर्ट होगा। और आप जो यहाँ पर लिख रहे हैं कि आपने आपका जो अकाउंट है, उसको रक्षक प्लस में कन्वर्ट करा दिया है, तो आप एक बार चेक ज़रूर से करवा लीजिए। इतना तो आपको करना चाहिए। बैंक ब्रांच में जाकर इसके बारे में बात करिए, कोड वगैरह वो चेक करके वो आपको बता देंगे। कन्फर्म ज़रूर से करवा लीजिएगा। अगर कुछ भी ऐसी बेनिफिट्स आपको लेने होंगे और अगर ये कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, तो आपको इसके फ़ायदे नहीं मिलेंगे। जैसे बिटिया के मैरिज वगैरह के लिए हो या बच्चों के एजुकेशन के लिए हो, इस ये भी काफ़ी उपयोगी रहते हैं। इसके साथ-साथ लोकर वगैरह में भी हमें काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है, तो इसकी जानकारी आप लोगों को भी होनी चाहिए। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, 18 महीने के डीएडीआर की एरियर जो है उसको लेकर क्या अपडेट है? मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो देखिए, प्रयास अभी भी शुरू है केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के द्वारा, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एरियर्स जो है हमारे खातों में ज़रूर से क्रेडिट होगा। पर जो भी अपडेट होगी इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर कर दूँगी। अभी की हाल की अगर सिचुएशन की बात करूँ, तो केंद्र सरकार मना कर चुकी है कि ये पैसा जो है हम नहीं इसका भुगतान कर पाएँगे, क्योंकि ये पैसा कोरोना काल में खर्च हो गया है वैक्सीन वगैरह में। यानी देश हित के लिए ये पैसा खर्च हो चुका है, तो इसका जो है भुगतान संभव नहीं है। लेकिन जो कर्मचारी संगठन है, इन्होंने केंद्र सरकार को यहाँ तक प्रस्ताव दिया है कि जो पेंशनर्स हैं, उनको 3 या 4 किस्तों में इस एरियर का भुगतान करिए और जो कर्मचारी हैं, उनके पीएफ वगैरह में इसका आप ऐड कर दीजिए, तो आपको भी पैसों की किल्लत कम होगी। लेकिन केंद्र सरकार का इसको अभी तक तो कोई इसका इरादा नहीं लग रहा है। आने वाले दिनों में क्या होता है ये हमें जब पता चलेगा, कोई अपडेट होगी तो वीडियो के माध्यम से मैं शेयर कर दूंगी। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम, इन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा है, 2018 में नाना केस से ये घर गए थे और ये पूछ रहे हैं कि इसके बारे में क्या कुछ हो सकता है। एडवोकेट वगैरह का इन्होंने नाम लिखा है कि केस वगैरह किया था, पर कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। देखिए, ये जिन्होंने केस किया है, ये प्लीज़ मुझे कॉल करिए ताकि मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे सकूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर केस वगैरह की बात की है, अब ये केस कहाँ तक पहुँचा, इसकी सुनवाई वगैरह हुई या नहीं, इसके बारे में जब आप हमें जानकारी देंगे, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊँगी कि आपको क्या करना है। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम, जिसका अकाउंट ही नहीं है पीएनबी में, तो क्या वो भी खुलवा सकते हैं पेंशन रक्षक अकाउंट? देखिए, अगर आप आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से हैं, तो आपका कोई भी बैंक में पेंशन आ रहा है, आपको क्या करना है? अगर आपको पीएनबी में आपका अकाउंट नहीं, तो आपका जो पेंशन अकाउंट है, आपको पीएनबी में ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। इसके बाद ही इसके लाभ आपको मिलेंगे। आप क्या कर सकते हैं, 2-4 ऐसी बैंकें हैं, बहुत सारी वैसे तो बैंक्स हैं जिनका एमओयू साइन हुआ है रक्षा मंत्रालय के साथ। लेकिन कुछ ऐसी मेजर बैंक हैं, जो अच्छा खासा बेनिफिट्स देती है। तो उन सबको आपको कंपेयर करके आप आपका जो खाता है उस बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हैं। जैसे आपका पेंशन अकाउंट अकाउंट आप ट्रांसफर करवाएँगे उस बैंक में, तो जैसे कि मैंने कहा कि कोड वगैरह उसका बदल जाएगा, तो वो उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। एक बार आप श्योर हो जाते हैं कि आपको वो जो है ट्रांसफर हो गया। जैसे कि आप पीएनबी में कराएँगे तो रक्षक प्लस से होगा, उस नाम से होगा। एसबीआई में करवाएँगे तो डीएसपी अकाउंट के नाम से होगा। तो ये जब कन्वर्ट हो जाता है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्पर्श में भी ये सारी कार्रवाई करनी पड़ेगी। यानी अगर बैंक चेंज करेंगे तो उसकी जानकारी स्पर्श में देनी पड़ेगी, अकाउंट नंबर की जानकारी देनी पड़ेगी। तो ये प्रक्रिया भी काफ़ी जटिल है। अगर आप इसको आसानी से कर पाएँगे तो ये ज़रूर से करिएगा। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी ऐसी बैंकें हैं जो काफ़ी बेनिफिट्स दे रही है, उसको कंपेयर करके आप आपका जो बैंक है उसको चेंज कर पाएँगे। चलिए, अगला कमेंट है।
एक लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मैं डिवोर्सी डॉटर हूँ। मेरे पापा आर्मी में थे और उनकी पेंशन ले रही हूँ। मेरे पीपीओ में अनमेरिड डॉटर लिखा हुआ है। क्या ये ठीक है या डिवोर्स ही लिखा होना चाहिए? और अभी मुझे ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलती है, तो इसके लिए क्या करें? क्या ये ठीक है या नहीं? देखिए, आपने 2 सवाल पूछे हैं इस कमेंट में, एक-एक करके मैं दोनों के जवाब दे रही हूँ। देखिए, सरकारी नियमों के अनुसार तलाकशुदा यानी डिवोर्स बेटी को भी अनमेरिड डॉटर की श्रेणी में ही माना जाता है। और आपको जो पेंशन मिल रही है, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ही होती है, तो वो सही है। ऑर्डिनरी रेट से जो पेंशन मिल रही है, वो बिल्कुल सही है। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि जो तलाकशुदा बिटिया होती है, उनको अगर कोई पेंशन मिल रही है या इस तरीके से, तो उनको भी अनमेरिड डॉटर के श्रेणी में ही लाया जाता है, जब तक वो रीमैरेज नहीं करती। चलिए, सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। हमारे एक पेंशनर्स जो काफ़ी लंबे समय से इस चैनल के साथ जुड़े हैं, समय-समय पर अपनी राय वगैरह जो है कमेंट्स के माध्यम से शेयर करते रहते हैं। उन्होंने देखिए ये लिखा है, जब मैंने 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर 1.92 रह सकता है, इसके बारे में जब मैंने जानकारी दी थी, तो उन्होंने ये कमेंट किया था कि मैम ये फिटमेंट फैक्टर 1.92 बिल्कुल सही लग रहा है। आपने पहले भी ये बताया था। बाकी 1-2 अच्छे वाले चैनल जो हैं, वो भी इसी के बारे में बता रहे हैं, यानी 1.92 ही कह रहे हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि सिपाही से हवलदार तक 6 से 7,000 रुपए और जेसीओस की 10 से 11,000 रुपए टोटल सैलरी बढ़ सकती है। क्या मैं सही हूँ? प्लीज आप कमेंट में इसको शामिल करके इसके बारे में जरूर से जानकारी दीजिए। तो देखिए, आप जो आंकड़ा बता रहे हैं कि सिपाही से लेकर हवलदार तक 7 से 10,000 और जेसीओस रैंक को 10,000 से ज्यादा इतनी ही पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो देखिए, वेतन आयोग का मतलब ही यही होता है कि कर्मचारी हो या पेंशनर्स हो या फैमिली पेंशनर्स हो, इनको महंगाई से राहत पहुंचे। अब अभी जो महंगाई दर है, उसको देखते हुए या बाजार में जो महंगाई की हालत है, उसको देखते हुए फिटमेंट फैक्टर 1.92 भी कम लग रहा है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहा, तो हमारी जो सैलरी है या पेंशन है, तकरीबन तकरीबन डबल हो जाएगी। 1.92 या इससे ज्यादा 2 पॉइंट तक भी रहने की संभावना है फिटमेंट फैक्टर के। लेकिन 1.92 में हमारे महंगाई दर के आंकड़ों को कैलकुलेट वगैरह करके कह रही हूँ। अब केंद्र सरकार वेतन वृद्धि कितनी देती है, इस पर ये सारा दारोमदार है। बाकी महंगाई भत्ते की अगर बात करूं, तो वो 60% कंफर्म है, इससे ज्यादा वो नहीं बढ़ेगा। तो उससे हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब वेतन वृद्धि फिटमेंट फैक्टर को तय करने में काफी मायना रखती है। फैमिली यूनिट कितनी बढ़ेगी, ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी क्या सिफारिशें वगैरह करती है। फैमिली यूनिट में बढ़ाने की मांग भी जो है वो काफी तेज है। तो केंद्र सरकार इन सारे समीकरणों पर जरूर से ध्यान देगी। कमेटी अपनी सिफारिशें पेश करेगी और 1.92 से कम फिटमेंट फैक्टर अगर रहा, तो ये वेतन आयोग सबसे बेकार वेतन आयोग रहने वाला है। क्योंकि अगर हमारी सैलरी, पेंशन या अलाउंसेस में बढ़ोतरी ही नहीं होगी, तो कर्मचारी या पेंशनर्स को महंगाई से राहत कैसे मिलेगी? तो पूरी कोशिश की जाएगी, कर्मचारी संगठनों के द्वारा भी मीटिंग्स होगी। इस कमेटी के साथ, 8वें वेतन आयोग की कमेटी के साथ मीटिंग्स वगैरह का आयोजन होगा, ताकि सही तरीके से वो सिफारिशें पेश कर पाए और अन्याय कम से कम हो। और हमारे जो सैनिक संगठन है, वो भी ये प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक लेटर शेयर किया था, एफईओ के द्वारा जो लिखा गया था, 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी के मेंबर हैं, उनके उनके लिए कि एक मीटिंग का आयोजन करिए, हमारी बात भी सुनिए। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी मीटिंग्स हमें 8वें वेतन आयोग को लेकर भी देखने के लिए मिलेगी। और उन सभी मीटिंग्स की जानकारी या 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई सही-सही अपडेट आपको सिर्फ इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। और इसके लिए आपको क्या करना है? जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस जरूर से करिएगा, ताकि नोटिफिकेशन हर एक वीडियो की आप लोगों तक पहुंचती रहे। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।